हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में, जिसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और इसके एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स है, उसके अंदर हमारे पास जो मेन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा इसके अंदर मेज़र करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास कोई एसिड है HA, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर H2O के साथ H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव के अंदर टूटता है, ठीक है। और यहाँ पे A नेगेटिव एसिटिक एनाइन या कॉन्जुगेटिव बेस्ड कह सकते हैं हम। सो एसिडिक स्ट्रेंथ हम इस जो एसिड है HA की, उसकी हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं KA की फॉर्म के अंदर, एसिडिक कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर, जो कि कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, ठीक है। और इसी को हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की टर्म में लिखना चाहें तो उस चीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो RCOH है वो H2O के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशन में बनाता है कार्बोक्सिलेट आनाइन प्लस में हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इस चीज़ को हम एसिडिक कांस्टेंट की टर्म्स के अंदर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और इस जो एसिड, जो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो एसिड होता है वो इस कितना स्ट्रॉन्ग हो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो H3O पॉजिटिव कितना रिलीज़ करता है। जो H3O पॉजिटिव रिलीज़ करना भी इस पे डिपेंड करेगा कि कितना रिलीज़ होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये जो हमारे पास एनाइन है वो कितना स्टेबल है। अगर ये जितना स्टेबल होगा एनाइन, उतना ही हमारे पास H3O पॉजिटिव आएगा, और जो इस एसिड की हमारे पास क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो K है वो H3O पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर जितनी H3O पॉजिटिव की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। Ka की वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है वो एसिड, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Pk तो हमें पता है कि K है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pka के, ठीक है। और जो Ka की वैल्यू को इस लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लो वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं कि वो एसिड है वो वीक एसिड है। अगर हमारे पास कोई हाई वैल्यू आती है Ka की तो हम कह सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक एनाइन। अभी अभी हमने बात किया कि जो H3O पॉजिटिव जितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि ये कितना स्टेबल है। ये जितना स्टेबल होगा तभी ये H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा। H पॉजिटिव रिलीज़ करके ये जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये बनेगा। ये स्टेबल होने का मतलब ये ज़्यादा बनेगा। ये ज़्यादा बनने का मतलब है कि Ka की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी। Ka की वैल्यू का ज़्यादा होना मतलब वो एसिड का स्ट्रॉन्ग बताता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम दो ग्रुप के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अंदर देखा है कि एक प्लस आई इफ़ेक्ट होता है, एक माइनस आई इफ़ेक्ट होगा। अगर कोई भी जो ग्रुप इस एनाइन के ऊपर लगा दें हम, वो अगर माइनस आई इफ़ेक्ट शो करता है, कोई भी ग्रुप जो माइनस आई इफ़ेक्ट शो करेगा ग्रुप है वो इस पर लगा होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास पता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसके क्लाउड को। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर वो क्या है डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। इससे ये स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने का मतलब है ये जब स्टेबल होगा, ये जो स्टेबल हो जाएगा कार्बोक्सिलेट एनाइन, तो मतलब ये H3O पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा। ये ज़्यादा बनने का मतलब हमारे पास क्या एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की हम कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट जो इस पर काम करेगा वो इस एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उसकी ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास ये प्लस माइनस आई की जगह प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप इस पर लगा दें, तो हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप होता है वो इंटेंसिफाई करेगा इसके चार्ज को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का दूसरी तरफ रिपेल करता है अपने से, ठीक है। वो इसके जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है वो उसको इंटेंसिफाई करेगा। इंटेंसिफाई करने का मतलब कि वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ये डिस्टेबलाइज, अगर एनाइन डिस्टेबलाइज हो रहा है तो वो H पॉजिटिव नहीं देगा जल्दी से, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन कम होने का कारण जो एसिड है वो वीक होगा। ये था एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर। अब इसको हम शॉर्ट में एक छोटे से दो लाइन में हम किस प्रकार से कह सकते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, वेल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट
एसिड, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल शॉर्ट में रिव्यू है जो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास दो एग्जांपल के थ्रू हम क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। हमारे पास एक एसिडिक एसिड है और एक क्लोरो एसिटिक एसिड है। इन दोनों में हमें बताना है कि कौन से में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन से में कम है। कहने का मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन किसके अंदर और किस में कम होगा। तो हमारे पास पहली बात करते हैं हम एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड ये होता है, हमें पता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमारे पास कुछ ये बनकर आएगा। अगर एसिटिक एसिड में यहाँ हम देखें तो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो का मतलब होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, वो क्या होगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, ज़्यादा होगा इसके ऊपर, तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये डिस्टेबलाइज होने का मतलब ये H पॉजिटिव जल्दी से नहीं देगा। जो हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ये एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, क्लोरो एसिटिक के कंपैरिजन में। तो क्लोरो एसिटिक कंपैरिजन में देखते हैं तो यहाँ पर हम देखें ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहाँ देखिए एनायन की तरफ, यहाँ पे क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट शो का मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है इस एरो से, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करने का मतलब ये माइनस आई इफेक्ट जो चार्ज है इसके ऊपर वो डिस्पर्स हो रहा है, कम हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट कम होने का मतलब ये स्टेबलाइज हो रहा है नाइन। जब ये स्टेबलाइज होगा मतलब ये H पॉजिटिव बड़ी आसानी से दे देगा, तो H3O पॉजिटिव जो कंसनट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी। इसका ज़्यादा होने का मतलब कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड से। और इनफैक्ट में क्या होता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड है वो अबाउट 80 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन दी एसिटिक एसिड, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो फॉर्मिक एसिड में ये सिर्फ H लगा हुआ है, इस पर कोई आई इफेक्ट काम कर ही नहीं रहा, ना प्लस है ना माइनस है। पर यहाँ पर हमारे पास प्लस है। प्लस का मतलब ये तो इसको इंटेंसिफाई करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को ये कुछ नहीं करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये ज़्यादा इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है, इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है। तो हमारे पास पता है अमाइंस के अंदर जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक बेसिक होते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस होते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर से ही हम देखते हैं वहाँ पर बेसिसिटी, ठीक है। वहाँ पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है उस चीज़ से हम पता चल रहा है कि बेसिसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो अमाइंस जितने भी होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर और उनके डेरिवेटिव वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अगेन बेसिक स्ट्रेंथ है वो हम उसी तरह जैसे कि हमने एसिड की तरह किया था उसी तरह हम इक्विलिब्रियम के अंदर इसके अंदर भी हम Kb का यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। यहाँ पर हम ये अमाइंस है H2O के साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखा रहा है और यहाँ पर हम Kb की वैल्यू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kb के। बेसिस में तो जनरली यही होता है कि हमारे पास जो अमाइंस है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के एटम के ऊपर वो कितने अवेलेबल है, वहाँ पर कोई भी एटम नाइट्रोजन के साथ लगा है वो कितना उसको सपोर्ट करता है कि वो लोन पेयर उस नाइट्रोजन पर रहे, यही इस पर मतलब इसकी बेसिसिटी को डिफ़ाइन करता है। तो हमारे पास जो एलिफेटिक जो अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा ग्रेटर बेसिसिटी होती है उनकी अमोनिया से, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो अमाइंस हैं उसके ऊपर लोन पेयर हैं और यहाँ पर हमारे एलिफेटिक जो एल्केन ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है हमेशा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट शो करने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे बढ़ेगी। नाइट्रोजन पे बढ़ने के कारण जो ये लोन पे है वो इस हाइड्रोजन को देने के लिए ये काफ़ी जो ये
लोन पेयर है नाइट्रोजन के, वो इस हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से दे देगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का ये हाइड्रोजन को इसको लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, वो इस जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये अल्काइल ग्रुप, ये इससे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसी जो प्लस आई इफेक्ट जो यहाँ शो कर रहा है इस अल्काइल ग्रुप का, इसी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि आर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एंड मेक इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल। यहाँ पर जो इस पे जो बॉन्ड बनाने के बाद जो प्लस चार्ज आया है वो डिस्पर्स हो जाएगा चार्ज आयन का, और इसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी इस प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण। तो एलिफेटिक जो है उनकी जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होती है अमोनिया से। आगे हम देखते हैं, हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास ये बी है वो कोई बेस है। ठीक है, अगर इस बेस के ऊपर मतलब बेस जो नाइट्रोजन भी हो सकता है, बेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाला, तो वो इसकी बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो उसको इंक्रीज़ करेगा क्योंकि जो इस लोन पेयर है वो इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ा देगा इस लोन पेयर की। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस बी जो बेसिक बेस है वो उसके ऊपर लोन पेयर है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी वो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज़ करेगा क्योंकि वो लोन पेयर को वहाँ पर अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा। उसके कारण क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिक वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑन द बेसिस हम क्या कह सकते हैं, मतलब सिर्फ आई इफ़ेक्ट के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइंस है उनकी जो ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, सिर्फ इंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऊपर। ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट इसके ऊपर काम करने के बाद अलग अलग तरीके से इसके वैल्यू आती है। ठीक है, पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री अमाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड अमाइन। ठीक है, तो हम कुछ इस ऑर्डर को देख सकते हैं। ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ आई इफ़ेक्ट के लिए ही है, बाकी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट और काम करते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आई इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ इस तरह से इसको बेसिक स्ट्रेंथ हम लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर बिल्कुल। और अब हम इसका एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल के अंदर क्या है, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइलामाइन एंड एसिटामाइड। ठीक है, तो इन केस ऑफ हम पहले बात करते हैं कि इथाइलामाइन के अंदर, इथाइलामाइन के पास हमारे पास यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर CH2H5 जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इसके लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो आसानी से क्या है डोनेट कर दे पाएगा किसी और को। इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसकी स्टेबल होने का मतलब है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। पर इन केस ऑफ एसिटामाइड के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो हैं, पर वो रेजोनेंस के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व होने का मतलब वहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होने का कारण है कि वहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो एसिटामाइड है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है, कम बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है उसकी, और इसकी जो इथाइलामाइन की है वो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमने किया है, और आगे जो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज सच एज कार्बन एनाइन और कार्बोकेटाइंस, कार्बन एनाइन और कार्बन केटाइंस की जो स्टेबिलिटी को डिस्कस हम इनके जो इंटरमीडिएट हम करेंगे, कार्बोकेटाइन और कार्बन एनाइन फ्री रेडिकल्स, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे आई इफेक्ट को। वहाँ पर हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें कार्बन एनाइन कार्बोकेटाइन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, पूरा हम स्ट्रक्चर वगैरह हम उसमें समझ लेंगे। वहाँ पर हम इनको काफ़ी एक्सप्लेन अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।